नमस्ते। आज हम दुनिया के एक ऐसे हिस्से में गोता लगाने वाले हैं जिसके बारे में सुनना किसी थ्रिलर फिल्म की कहानी जैसा लगता है। मध्य अफ्रीका के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच बसी एक ऐसी जगह जहां सर्वाइवल यानी सिर्फ जिंदा रहना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। कॉन्गो का ये विशाल वर्षावन ऊपर से देखने में भले ही एक खूबसूरत और शांत ग्रीन वॉल जैसा लगे, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं इंसानी संघर्ष और कुदरत के इस सबसे खतरनाक टकराव को। जरा एक पल के लिए सोचिए, 70 किलोमीटर। आमतौर पर इस दूरी को तय करने में हमें और आपको कितना वक्त लगता है? शायद 1 या 2 घंटे, राइट? लेकिन क्या हो अगर इसी 70 किलोमीटर को पार करने में पूरे 3 हफ्ते लग जाएं? और वो भी ऐसा रास्ता जहां हर कदम पर जान जाने का खतरा हो। आखिर इंसान ऐसा खौफनाक जोखिम क्यों उठाता है? इस सवाल का जवाब हमें कॉन्गो की उस दलदली, भयानक कीचड़ से भरी जमीन में मिलता है, जो अच्छे अच्छे वाहनों और इंसान के मजबूत से मजबूत इरादों को भी निकल जाती है। दरअसल हम यहाँ जिस पैमाने की बात कर रहे हैं ना, वो सच में अकल्पनीय है। अमेज़न के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है, और इस पूरे जंगल की जीवन रेखा है कांगो नदी, जो कहीं कहीं 2200 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। आसमान से देखने पर यह एक अंतहीन हरे समंदर जैसा लगता है, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल ही जमीन तक पहुंच पाती है। ये विशाल हरियाली जितनी मनमोहक है, इसके भीतर छिपी चुनौतियां उतनी ही डरावनी हैं। और इसका आकार 20 लाख वर्ग किलोमीटर। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो इतने बड़े इलाके में कई पूरे के पूरे देश आसानी से समा सकते हैं। ये एक ऐसी विशाल दीवार है जिसने यहां के समुदायों को पूरी दुनिया से लगभग काट कर रख दिया है। बुनियादी ढांचा यानी सड़कों या पुलों का तो यहां नामो निशान तक नहीं है। इसलिए यहां के लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना लिटरली कुदरत के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जैसा है। ग्राउंड रियलिटी पर आएं तो हालात सच में खौफनाक हैं। ये कोई साधारण सफर नहीं है। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए अचानक हजारों मधुमक्खियों के झुंड का हमला यहाँ आम बात है। लोग ऐसी साइकिलों पर सफर करते हैं जिनके ब्रेक पैड पूरी तरह घिस चुके होते हैं। सिर छुपाने के लिए जो टेंट होते हैं वो टूटे हुए होते हैं, और रास्ते वो दलदल जैसे गाढ़े कीचड़ से भरे हैं। मतलब सिर्फ एक ट्रक को उस कीचड़ से बाहर निकालने में 10-10 घंटे लग जाते हैं। ये शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की एकदम चरम परीक्षा है। इसीलिए वहां के ड्राइवर्स के बीच एक बात बहुत मशहूर है, और वो बिल्कुल सटीक है। ये रास्ता ट्रकों का कातिल है। माल ढोने के लिए यहां 1978 के 28 टन भारी सैन्य ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये विशाल लोहे के दानव भी इस रास्ते के आगे घुटने टेक देते हैं। जोर लगाने पर इनके क्लच प्लेट्स उड़ जाते हैं, पेड़ों की मोटी टहनियों से टकराकर विंडशील्ड चकनाचूर हो जाते हैं। और ये सारा भारी नुकसान क्यों? सिर्फ कुछ किलोमीटर आगे खिसकने के लिए। इस 70 किलोमीटर के रास्ते का रूटीन सुनकर शायद किसी को भी पसीना आ जाए। डे 1, सफर शुरू होते ही ट्रक का खाई में फिसलना एकदम नॉर्मल है। 5वें दिन तक आते आते टूटे हुए पुलों को पार करने के लिए स्थानीय लोगों को जबरन टोल चुकाना पड़ता है। दूसरे हफ्ते में तो बस एक ही काम होता है, फावड़े से खोदकर टायरों को कीचड़ से बाहर निकालना। और तीसरे हफ्ते में ड्राइवर पूरी तरह से टूटकर, बुरी तरह थक कर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। यहां समय का मतलब ही कुछ और है। अब सवाल यह है कि यह सारा पागलपन आखिर किस लिए? यह सफर कहां जाकर खत्म होता है? उस जगह का नाम है शबेंडा। दक्षिण किवू का यह शहर पूरी तरह से जमीन और इन घने दुर्गम जंगलों से घिरा हुआ है। यहां लगभग 80,000 लोग रहते हैं, लेकिन यह शहर बाकी दुनिया से एकदम कटा हुआ है। और इस भौगोलिक अकेलेपन की, इस अलगाव की, यहाँ के लोगों को हर दिन एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो कीमत क्या है? चलिए एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। गोमा नाम के शहर में जो आटे का पैकेट 18 यूरो में मिल जाता है, वही पैकेट शिबंडा पहुंचते पहुंचते 46 यूरो का हो जाता है। मतलब सीधे सीधे 2.5 गुना से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। ऐसा इसलिए क्योंकि सारा जरूरी सामान या तो उन 3 हफ्तों वाले जानलेवा ट्रकों से आता है, या फिर छोटे कार्गो विमानों से, जिनकी लागत बहुत ही ज्यादा होती है। इसका सीधा असर पड़ता है आम लोगों की जेब पर। इस आर्थिक और मानसिक दबाव के बीच एक स्थानीय सरकारी कर्मचारी जो महीने के मुश्किल से 10 यूरो कमा पाता है, उसके शब्द सच में दिल दहला देने वाले हैं। वो कहता है, कांगो रहने लायक देश नहीं है, ये पीड़ा का देश है। जरा सोचिए, 10 यूरो की कमाई में 46 यूरो का आटा कैसे खरीदा जा सकता है? ये महज एक कोट नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्द का आईना है जिसे यहाँ के लोग हर दिन जीने को मजबूर हैं। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा और दुखद ट्विस्ट आता है। इसे हम कॉन्गो का सबसे बड़ा
पैराडॉक्स या विरोधाभास कह सकते हैं। जमीन के ऊपर जहां इतनी भयानक गरीबी और भुखमरी है, ठीक उसी जमीन के नीचे 25 अरब यूरो का सोने का भंडार मौजूद है। ये सच में बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस मिट्टी के नीचे इतनी अपार दौलत दबी है, उसी मिट्टी के ऊपर रहने वाले लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। तो फिर इस दौलत का फायदा किसे मिल रहा है? उलिंडी नदी में चलने वाली इस गोल्ड लॉटरी का रिस्क और रिवॉर्ड एकदम असंतुलित है। जो स्थानीय खनिक अपनी जान दांव पर लगाकर सोना निकालते हैं, उन्हें मिलता है सिर्फ $50 प्रति ग्राम, जबकि उसी सोने की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत $250 प्रति ग्राम है। और इसकी पर्यावरणीय कीमत वो और भी भयानक है। हर साल लगभग 1 टन पारा यानी मर्क्यूरी इस नदी में डंप किया जाता है, जो पानी को पूरी तरह जहरीला बना रहा है। और सोना निकालने का जो प्रोसेस है, वो तो मानो सीधा मौत से खेलने जैसा है। सबसे पहले ये खनिक जुगाड़ से बनी अस्थिर नावों पर चढ़ते हैं, फिर बिना किसी सेफ्टी गियर के नदी में 15 मीटर गहरी डुबकी लगाते हैं। सांस लेने का तरीका, महज सतह से जुड़ी एक पतली सी नली, और फिर उस घुप अंधेरे में नदी के तल से रेत को अंधाधुंध चूसना पड़ता है। पानी के तेज भंवरों में डूबने का खतरा हर सेकंड बना रहता है, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि लॉटरी की तरह शायद सोने के कुछ कण हाथ लग जाएं। अब एक तरफ कुदरत की ये मार है, तो दूसरी तरफ मानवीय खतरे। ये घना जंगल जितना प्राकृतिक रूप से समृद्ध है, उतना ही ये एक डरावनी पनाहगाह भी है। जंगल के उन हिस्सों में जहां सरकारी नियंत्रण या पुलिस का कोई बुनियादी ढांचा नहीं पहुंच पाता, वहां हथियारबंद गुटों का राज चलता है। इन दुर्गम रास्तों और घने पेड़ों का फायदा उठाकर ये गुट अपना कब्जा जमाए रखते हैं। इसलिए सफ़र करने वालों को सिर्फ कीचड़ या बीमारियों से ही नहीं लड़ना होता, उन्हें आए दिन इन हथियारबंद गुटों के हमलों का भी सामना करना पड़ता है। अवैध चेकपॉइंट्स पर उनसे जबरन वसूली की जाती है, यहाँ तक कि उनके सोलर पैनल्स और बैटरियां भी चुरा ली जाती हैं। और एक और जटिल सच्चाई ये है कि प्राकृतिक संसाधनों को निकालने वाली विदेशी कंपनियां भी अपने सुरक्षा के लिए इन्हीं मिलिशिया गुटों को पैसे देती हैं। इससे क्षेत्र में अस्थिरता का एक न खत्म होने वाला चक्र बन जाता है। हालांकि इंसानों के इस भीषण संघर्ष के बीच ये जंगल अपना एक अलग रूप भी दिखाता है। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलते चिंपांजी और ये विशाल पेड़ हमें याद दिलाते हैं कि ये अकल्पनीय जैव विविधता वाला एक बेहद जीवंत इकोसिस्टम है। एक तरफ प्रकृति की इतनी खूबसूरत और जंगली छटा है, और दूसरी तरफ इंसान की सिस्टमैटिक पीड़ा। ये दोनों एक साथ मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारणीय कंट्रास्ट पैदा करते हैं। पर इन सब मुश्किलों के बावजूद स्थानीय लोगों की जीवटता देखने लायक है। जरा इन सड़क सुधारने वालों के बारे में सोचिए। ये लोग सिर्फ कुल्हाड़ी और फावड़े जैसे साधारण औजारों के साथ दिन में 12-12 घंटे की कमर तोड़ मेहनत करते हैं। खुद इन टूटे हुए रास्तों को भरने की कोशिश करते हैं ताकि परिवहन किसी तरह चालू रह सके। और इस अमानवीय मेहनत के बदले उन्हें क्या मिलता है? दिन के सिर्फ 2 यूरो। और इस पूरी जद्दोजहद की, इस पूरे दर्द की वजह सिर्फ एक वाक्य में सिमट जाती है: मैं अपने परिवार का गुलाम हूं, वरना वे खाना नहीं खा पाएंगे। ये कोई बड़ा सपना या लालच नहीं है। इतनी भयानक भौगोलिक स्थिति, हथियारबंद गुटों का डर और ये जानलेवा मेहनत, ये सब सिर्फ एक चीज के लिए है: सर्वाइवल। अपने परिवार को भूखा मरने से बचाने की ये सबसे शुद्ध और सबसे क्रूर लड़ाई है। तो अंत में एक ऐसा सवाल पीछे छूट जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर ये सड़कें इसी तरह पार करने के लिए असंभव बनी रहीं और जमीन के नीचे का सारा खजाना इसी तरह बाहरी दुनिया में बहता रहा, तो असंभव परिस्थितियों का बोझ उठाने वाले ये लोग आखिर कब तक जिंदा रह पाएंगे? कॉन्गो का ये भयानक विरोधाभास हमें सर्वाइवल की असली कीमत और दुनिया की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई का आईना दिखाता है।